नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय शिक्षा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की हिंदी व्याकरण काव्य बोध में श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर समझेंगे और आज हम इस टॉपिक को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। कल से हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा रस। ठीक है, तो बिना देरी किए पिछले वीडियो में हमने श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य की परिभाषा के बारे में जाना था, उनके अर्थ के बारे में जाना था, हैं काव्य के भेद जाने थे और काव्य की परिभाषा जानी थी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य के पर चर्चा करेंगे और जितने भी काव्य हैं उन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में ही संपूर्ण काव्य हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो बिना देरी किए हम अपनी कार्य को शुरू करते हैं। चलिए, आपसे पूछेगा श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर बताइए। तो हम श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य में अंतर निम्न प्रकार है। ठीक है, देखिए एक साइड अपन डालेंगे श्रव्य काव्य और दूसरी साइड डालेंगे दृश्य काव्य। ठीक है, चलिए लिखेंगे श्रव्य काव्य सुनने का काव्य है। देखिए पहला एक एक 3 नंबर का या 2 नंबर का आए तो आपको बस ऐसे ही लिखना है कि जो श्रव्य काव्य है ये कैसा काव्य है, सुनने का काव्य है। इसमें हम केवल और केवल काव्य को सुनते हैं। ठीक है, तो श्रव्य काव्य सुनने का काव्य है और दृश्य काव्य देखने का काव्य है। दृश्य काव्य में हम केवल और केवल देखते हैं और श्रव्य काव्य में हम केवल और केवल सुनते हैं। ठीक है, कविता, उपन्यास, संस्मरण आदि श्रव्य काव्य है। देखिए कल भी अपन ने समझा था कि कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, ये सभी कैसे काव्य हैं, संस्मरण। संस्मरण का मतलब होता है हमारी यादों से निकला हुआ कोई एक हिस्सा, जिसे हमने अपने जीवन में स्वयं देखा हो और उसका अनुभव किया हो, उससे हम गुजरे हों और हमारी जो यादें हैं उसी को हम संस्मरण कहते हैं। तो संस्मरण आदि श्रव्य काव्य हैं। ठीक है, इनको हम केवल सुन सकते हैं, ना कि देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा अंतर होगा नाटक और एकांकी दृश्य काव्य। ठीक है, क्या हो गए, नाटक और एकांकी कौन से काव्य, दृश्य काव्य। कल भी अपन ने देखा था कि ऐसे काव्य जिनको हम रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं उन्हें दृश्य काव्य कहते हैं। ठीक है, आगे भी आएगा। तो नाटक और एकांकी दृश्य काव्य। ठीक है, श्रव्य काव्य को रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता, यानी अभिव्यक्त। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो श्रव्य काव्य है इसको रंगमंच पर अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता या अभिनीत नहीं किया जा सकता, जबकि दृश्य काव्य को रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। ठीक है, दृश्य काव्य को कहाँ पर अभिनीत किया जा सकता है, रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके 3 अंतर हो चुके हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में। यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न एक आता ही आता है, आपको तीनों के 3 लिखना है और अगर 3 ना लिखवाओ तो 2 तो लिखना ही लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मैं इसको लगा लेता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों क्या प्रबंध काव्य। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि श्रव्य काव्य के कितने वेद होते हैं, 3 वेद होते हैं। कौन कौन से, श्रव्य काव्य, प्रबंध काव्य और कौन सा काव्य होता है, मुक्तक काव्य और आख्यान गीत काव्य। ठीक है, नहीं श्रव्य काव्य के 2 वेद होते हैं। चलिए, इसमें से पहला है
श्रव्य काव्य के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। इसमें से पहला जो भेद है वो कौन सा है बच्चों? तो वो है प्रबंध काव्य। चलिए अब इसके बारे में अपन समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए। प्रबंध काव्य का अर्थ लिखते हुए उसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मतलब हमको इसमें प्रबंध काव्य के भेद लिखना है और उनका उदाहरण सहित वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अपन देखते हैं कि प्रबंध काव्य आखिर होता क्या है। तो वह काव्य रचना जो कथा, सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी हो। इसका मतलब समझिए आप, वह काव्य रचना, कोई काव्य की रचना है, जो किसी कवि ने कोई रचना लिखी है और उस काव्य की रचना को जो कथा सूत्र में, एक कथा के सूत्र में, एक धागे में, सूत्र का मतलब होता है धागा, तो कथा के सूत्रों या छंदों की तारतम्यता, तारतम्यता का मतलब होता है छंदों के क्रम में। ठीक है, तारतम्यता का मतलब होता है छंदों के क्रम में अच्छी तरह बंधी हो। कैसी हो? अच्छी तरह बंधी हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। मतलब सीधी सी बात जो है ये है कि ऐसी काव्य रचना जो छंदों के, जो कथा सूत्र या फिर छंदों में अच्छी तरह से बंधी हो, एक व्यवस्थित क्रम में सभी छंद सजे हुए हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रबंध काव्य कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई एक कथा क्रमबद्ध रूप से गठित होती है। इसमें कोई भी कथा हो वो क्रमबद्ध रूप से गठित होती है। क्रमबद्ध रूप से कैसे? जैसे मान लीजिए अगर अपन रामायण का उदाहरण लें तो राम का पहले जन्म होगा, जन्म के बाद फिर वो धीरे धीरे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद फिर वो अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे, फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर आएंगे, फिर वो उनका विवाह होगा, फिर वनवास जाएंगे। तो सारी ये जितने भी कथाएं हैं, जितने भी पात्र हैं, वो एक क्रमबद्ध रूप में बंधे हुए हैं। जब कोई चीज़ क्रमबद्ध रूप में, देखो वही लिखा है, क्रमबद्ध रूप में गठित होती है, बंधी होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही क्रमबद्ध रूप में कोई भी घटना घटित होती है। ठीक है, तथा उसकी पुष्टि के लिए कई अंतर कथाएं भी होती हैं। इसका मतलब क्या है? उसकी अंतर पुष्टि के लिए कई अंतर कथाएं भी होती है। उसकी पुष्टि के लिए मतलब उसको संतुष्ट करने के लिए छोटी छोटी कथाएं भी होती हैं। अंतर कथाओं का मतलब होता है छोटी छोटी और भी कथाएं होती हैं। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है। कैसा होता है? विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा। तो प्रबंध काव्य कैसा होता है? विस्तृत होता है, यानी बड़ा होता है। प्रबंध काव्य में जीवन की विभिन्न झांकियां, प्रसंग आदि प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, तो प्रबंध काव्य में क्या होता है? जीवन की बहुत सी झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं, यानी दिखाई जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी रामायण का उदाहरण दिया कि रामायण में पहले भगवान श्री कृष्ण राम का जन्म हुआ, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बड़े हुए, तो अलग अलग झांकियां हो गई ना। और फिर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ, फिर उनके बाद में फिर वो विवाह हुआ। तो जो बहुत सी सारी झांकियाँ हैं वो इसमें क्या है? प्रसंग आदि प्रस्तुत की जाती है, मतलब एक क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको कहा था, तो ये इसकी परिभाषा और अर्थ हो गया। ठीक है, प्रबंध काव्य का आपको ऐसे आएगा कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको वहाँ पर ऐसे समझाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अच्छे से समझा दीजिएगा, बस इससे ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। महाकाव्य क्या होता है बच्चों? अभी महाकाव्य के बारे में भी पढ़ेंगे। महाकाव्य यानी बड़ा, जिस ऐसा काव्य जो बहुत बड़ा होता है उसे अपन महाकाव्य कहते हैं, क्योंकि नाम से ही विख्यात है महाकाव्य। इसके अंतर्गत रामचरितमानस आ जाएगा, कामायनी आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है कामायनी, ये भी महाकाव्य है। ठीक है, और एक रामचरितमानस, ये भी एक रचना है तुलसीदास जी की,
तो ये भी महाकाव्य के अंतर्गत आ जाएगी। चलिए, और खंड काव्य, दूसरा होता है खंड काव्य। खंड काव्य जो होता है वो छोटा होता है, इसमें सुदामा चरित्र की रचना आ जाएगी, पंचवटी आ जाएगी, ये भी तुलसीदास जी की एक रचना है। ठीक है, तो अब अपन ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए इनको आप याद करना। ठीक है, अब अपन महाकाव्य के बारे में समझते हैं कि महाकाव्य किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के एक महाकाव्य का नाम तथा उसके रचयिता का नाम दीजिए, तो अपन लिख देंगे। ठीक है, अभी चलिए महाकाव्य के बारे में समझ लेते हैं। चलिए, जिस काव्य में, महाकाव्य का अर्थ लिखिए आप, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जिस काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्षों का, देखिए जिस काव्य में कोई काव्य रचना है उसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन के, कोई महान व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है कोई, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उसके संपूर्ण जीवन की सभी महत्वपूर्ण पक्षों का, पक्ष मतलब जितने भी उन्होंने काम किए उनका संपूर्ण या आंशिक रूप से छंदों में व्यक्त किया जाता है, रूप से छंदों में व्यक्त किया जाता है। यानी इसका पूरे का मतलब ये है, उसे महाकाव्य कहते हैं। तो इसका पूरे का मतलब ये है कि ऐसा काव्य जिसमें किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की महान घटनाओं का या किसी महान पुरुष की संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वह काव्य रचना जिसमें किसी महान पुरुष के संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उसे अपन महाकाव्य कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन महाकाव्य तथा उनकी रचयिता देख लेते हैं। तो देखिए रामचरितमानस, इसके रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला था, एक महाकाव्य का नाम तथा उसके रचयिता का नाम लिखिए, तो रामचरितमानस। यहाँ पर आप एक नाम और लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो, कामायनी तुलसीदास, कामायनी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, एक रचयिता लिख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद कामायनी। ठीक है, तो आपके दो हो जाएंगे अगर आप एक भूल भी गए तो। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। आइए अब महाकाव्य के लक्षण देख लेते हैं कि महाकाव्य में क्या ऐसा होता क्या क्या है। बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए इसको बहुत हल्के में बिल्कुल मत लेना, इसे बहुत अच्छे से करना। ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। महाकाव्य के लक्षण लिखिए। ठीक है, महाकाव्य के लक्षण या विशेषताएं निम्न है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन की विश्वस्त रूप से चित्रण होता है। देखिए महाकाव्य में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विश्वत यानी विस्तार से चित्रण यानी दिखाव, वर्णन होता है। ठीक है, इसकी कथा इतिहास सिद्ध होती है, यानी इसकी जो कथा होती है महाकाव्य की वो इतिहास में सिद्ध होती है, इतिहास में दिखाई जाती है। इसका नायक उद्दांत एवं महान चरित्र वाला होता है। इसका जो नायक है वो कैसा होता है बच्चों? मैं इसे देख लेता हूँ। इसकी कथा इतिहास में सिद्ध होती है। इसका नायक उद्दंत एवं महान चरित्र वाला होता है। कैसा होता है? महान चरित्र वाला, अच्छा होता है, महान इंसान होता है। ठीक है, इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक रस प्रमुख रूप से रहता है। हाँ देखिए, महाकाव्य में या तो श्रृंगार या फिर वीर या फिर शांत, इनमें से कोई भी एक रस जरूर रहेगा इसमें। किसमें? महाकाव्य में। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। देखिए अनेक छंदों का प्रयोग होता है, क्यों होता है अनेक छंदों का प्रयोग? तो अनेक छंदों का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि महाकाव्य जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। ठीक है,
चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन कुछ कवियों के नाम और कुछ महाकाव्यों को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्पल में पूछ लेगा आपसे, कोई एक रचना दे देगा और पूछ लेगा ये किसकी रचना है, ठीक है, तो वो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनना। चलिए, हिंदी के 4 महाकाव्यों के नाम तथा उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। ये फिर से नहीं है, तो देखिए ऐसे लिखेंगे जैसे कि कामायनी। कामायनी एक रचना है, महाकाव्य, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। किसकी? तुलसीदास जी की। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद की रचना है, ठीक है। तो आप इनमें से 3 रचनाएं कर लीजिए, इसको छोड़ देना, ठीक है, इस वाली रचना को आप छोड़ देना। और बाकी की 3 रचनाएं आपको करना है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं डायरेक्ट खंड काव्य पर। देखिए खंड काव्य क्या होता है, इसके बारे में अपन समझेंगे आज। तो खंड काव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 4 खंड काव्यों के नाम व रचयिताओं के नाम सहित लिखिए, ठीक है। अभी लिख देते हैं। वह काव्य जिसमें, अपन इसको जल्दी जल्दी समझते हुए चलेंगे, आपको इनको बढ़िया प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो वह काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक मार्मिक घटना का चित्रण होता है, खंड काव्य कहलाता है। देखिए भाई बच्चों, ऐसा काव्य जिसमें किसी महान पुरुष के जीवन की कोई एक घटना का, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन 100 साल हो चुका है, तो उसमें से अगर अपन वो एक घटना का वर्णन कर दें, 12 साल की घटना का वर्णन कर दें, जब वो 12 साल तक का उसने जीवन व्यतीत किया था उसका वर्णन कर दें, तो वो उसका एक क्या हो जाएगा? खंड। खंड का मतलब होता है एक टुकड़ा, तो वो एक उसके जीवन का एक टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा, देखो अर्थ बता रहा तो मैं, वह काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक मार्मिक घटना का चित्रण होता है, खंड काव्य कहलाता है। परिभाषा है इसकी, देखिए, खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा रहस्य अंश की पूर्णता के साथ खंडन किया जाता है, ठीक है। मतलब कुल मिलो के बात इतनी है कि किसी महान पुरुष के जीवन के किसी एक खंड का वर्णन खंड काव्य में किया जाता है, ठीक है। हिंदी के, अब आगे चलते हैं, हिंदी के 4 प्रमुख खंड काव्य निम्नलिखित हैं। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, जी आपको याद करने पड़ेंगे। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास। चलिए मैं आगे और बढ़ा देता हूँ। देखिए, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, पार्वती मंगल तुलसीदास। ये सभी खंड काव्य की रचनाएं और इनके उदाहरण हैं, इनको आप कर ही लेना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको बहुत जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे, अन्यथा की स्थिति में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए, अब खंड काव्य के लक्षण या फिर विशेषताएं। देखिए, विशेषता का मतलब होता है इसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो विशेषताएं बनती हैं, ठीक है। तो खंड काव्य के लक्षण या फिर विशेषताएं लिखिए। तो देखते हैं क्या है खंड काव्य के लक्षण और विशेषताएं। खंड काव्य के लक्षण एवं विशेषताएं निम्न हैं। खंड काव्य में मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है, ठीक है। खंड काव्य छोटा होता है अपने आप में, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो खंड काव्य बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो खंड काव्य में मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। देखिए, अपन ने देखा था कि महाकाव्य में बहुत से छंदों का प्रयोग हो रहा था, लेकिन खंड काव्य में क्या होता है? एक ही छंद का प्रयोग होता है, ठीक है। इसकी कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक विषय
विषयों पर होती है, यानी इसकी जो विषय वस्तु होती है वो बहुत पुरानी होती है। जैसे कि रामायण, महाभारत, इनमें से अगर कोई एक खंड ले लें तो वो क्या हो जाएगा अपना, तो वह खंड काव्य कहलाएगा। ठीक है, इसमें श्रृंगार या करुण प्रधान रस होता है। इसमें देखिए बच्चों, श्रृंगार या फिर करुण प्रधान रस, श्रृंगार या फिर करुण रस होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य महान होता है, उसका भी उद्देश्य महान होता है, इसका भी उद्देश्य महान होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और रह गया है, इसको भी अपन कर ही लेते हैं क्योंकि आगे हमारे पास टाइम फिर है नहीं। चलिए, अब अपन महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर देखेंगे। वेरी IMP, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, आता ही आता है। चलिए, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर निम्न है, यानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर हम उनको भी लिख दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है। जो महाकाव्य होता है अपन ने पहले ही पढ़ा उधर, तो महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है, और खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है। ठीक है बच्चों, खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है। देखिए, अपन ने पहले भी पढ़ा है उधर, जब अपने अर्थ पढ़ा था, उसके लक्षण पढ़े थे, तो महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो आप उधर से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ भी मैंने लिखा है, और वहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रयोग होता है। महाकाव्य अनेक सर्गों में विभाजित होता है। सर्ग का मतलब होता है बच्चों कई भागों में विभाजित होता है। ठीक है, क्योंकि बड़ा है इसलिए इसे तोड़ तोड़ कर लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो महाकाव्य अनेक सर्गों में विभाजित होता है, जबकि खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। क्योंकि जो सर्ग मतलब होता है एक भाग, ठीक है, सर्गों का मतलब होता है भाग, सर्गों का मतलब भाग होता है। तो ये बड़ा है इसलिए अपन एक बार में इसे नहीं पढ़ सकते, तो कई खंडों में, कई सर्गों में विभाजित करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। और खंड काव्य अपने आप में छोटा होता है, तो इसलिए इसे एक ही बार में एक ही सर्ग में पढ़ सकते हैं। ठीक है, महाकाव्य में शांत, वीर और श्रृंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होती है, जो कि अपन ने अभी पढ़ा। और खंड काव्य में केवल श्रृंगार व करुण रस की प्रधानता होती है। तो उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आया होगा। जो मैंने IMP लगाए हैं उनको तो आप कर ही लेना, हर हाल में छोड़ना ही नहीं, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का पेपर में आता ही आता है। चलिए, अब अपन मुक्तक काव्य पर आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। एक से चलिए, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? काव्य मतलब रचना, किसे कहते हैं इसका उदाहरण देते हुए विशेषताएं लिखिए। चलिए, तो मुक्तक काव्य को देखिए, समझ लेते हैं। कंटेंट 1 नंबर है, आपको अच्छे से उतारना है इसको और याद करना है। वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती, ऐसी काव्य रचना जिसमें लंबी कथा नहीं होती, अपने आप में प्रत्येक छंद अपने आप में कैसा होता है, तथा प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्व पद से प्रसंग से मुक्त होता है। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसी काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती, अपने आप में प्रत्येक छंद मुक्त होता है। ठीक है, मुक्तक काव्य कहलाता है। जैसे बिहारी सतसई, बिहारी की जो सतसई है वो अपने आप में कैसा छंद है? मुक्तक छंद है, मुक्तक काव्य है, क्योंकि उसमें
आगे पीछे का कोई संबंध नहीं है। मुक्तक का मतलब होता है मुक्त रहना, बिल्कुल स्वतंत्र रहना। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा छंद जिसमें कोई भी सभी छंद स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, मुक्तक काव्य कहते हैं, सॉरी छंद नहीं, मुक्तक काव्य कहते हैं, काव्य कहा जाता है। जैसे कि बिहारी सत्य से कबीर की साखियाँ, साखियाँ मतलब दोहा, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी मुक्तक काव्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। मुक्तक काव्य में लोक व्यवहार और नैतिक भावनाओं का समावेश होता है। यानी इसमें मुक्तक काव्य जो होता है इसमें लोक व्यवहार यानी लोगों का व्यवहार छिपा होता है। ठीक है, समावेश का मतलब होता है समाया हुआ होता है। ठीक है, प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण होता है, जो कि अपन ने अभी देखा। इसमें जो प्रत्येक छंद होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। इसमें किसी रस विशेष की गहन अनुभूति विद्यमान रहती है। मतलब इसमें कोई ना कोई एक रस बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अधिक होता है। कथा तत्व का प्राय अभाव पाया जाता है। इसमें कथाएं बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या है, कथाएं बहुत कम पाई जाती हैं। चलिए, काव्य गुण किसे कहते हैं, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यहाँ से भी आ जाता है दो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न, तो यहाँ से आपको देखना है। कविता में आंतरिक सौंदर्य के लिए जो मानवोचित भाव रहते हैं, कविता का जो सौंदर्य बढ़ता है उसके लिए जो मानवोचित भाव रहते हैं, उन्हीं मानवोचित भावों को गुण या शब्द गुण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे भाव जो कविता में निहित होते हैं, अंदर छिपे होते हैं, उनको ही मानवीयकृत गुण या फिर काव्य गुण कहते हैं। ठीक है, काव्य या शब्द गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। ठीक है बच्चों, कितने होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। चलिए इन्हीं को समझ लेते हैं और ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माधुर्य गुण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जिस काव्य के सुनने अथवा पढ़ने से मधुरता उत्पन्न हो, मधुरता मतलब सुंदरता, मधुर अच्छा, भाव उत्पन्न हो। जिस काव्य के सुनने अथवा पढ़ने से मधुरता उत्पन्न हो या फिर कोई मधुर भाव उत्पन्न हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। ठीक है, जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब यहाँ पर कितनी मधुरता आ रही है, कितनी अच्छा भाव आ रहा है। यहाँ पर मैंने बोला बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो यहाँ पर कितना अच्छा भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, माधुर्य गुण। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। प्रसाद गुण, जिस काव्य को सुनने अथवा पढ़ने से हृदय प्रभावित हो, प्रभावित मतलब हृदय अच्छा हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। यानी जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से हृदय कैसा हो, प्रभावित हो, अच्छा हो, उसे हम प्रसाद गुण कह देते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, जीवन भर आपत सह वसुधा पर छाया करता है। जीवन भर आतप से वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वर्णम में कैसे तत्परता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका उदाहरण है। आप चाहो तो इसे याद भी कर सकते हो और ना भी करो तो कोई ज़रूरी नहीं है, इतना एग्जाम्पल नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। चलिए, ओज गुण, इसका उदाहरण जरूर करना है आपको। जिस काव्य को सुनने अथवा पढ़ने से मन में जोश पैदा हो, वहाँ ओज गुण होता है। जोश यानी जोश सा। जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसको पढ़ने से, इस एग्जाम्पल को पढ़ने से हमको अपने अंदर एक जोश पैदा हो रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी यानी मर्दों की तरह लड़ी, कौन, एक झांसी वाली रानी।
ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक जोश पैदा हो रहा है, इसलिए इसे हम ओज गुण कहेंगे। इस एग्जाम्पल को आप याद कर लेना, ये वेरी IMP एग्जाम्पल है, परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है। चलिए अब हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम कल करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्योंकि आज ज़्यादा हो गया है, आप इतना ही समझिए, कल हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, बढ़िया बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें। यही हमारा आशीर्वाद है आपके लिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। धन्यवाद।